ये पूरी टॉपिक मंगता हम फिनिश कर सकते हैं दुनिया के एतबार से। मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, साथ की यानी कि मतलब यूट्रस की डिसऑर्डर्स, ये एक एक चार पांच अगर लिस्ट बना के उसकी अगर ट्रीटमेंट बता दिया तो टॉपिक खत्म हो सकता, खत्म कर सकते जल्दी। लेकिन बहरहाल ये नहीं कि मैं ये कहना चाह रहे कि आप लोग को इस टॉपिक के ऊपर सोचने में मजबूर करें, यानी कि क्योंकि हमको सोचना ही आज के दौर में कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर पीसीओडी है या फाइब्रॉइड वगैरह है, तो वैसे पीसीओडी की डायरेक्ट ट्रीटमेंट या कोई हार्मोनल चेंजेस की कोई ट्रीटमेंट डायरेक्ट यूनानी की कोई भी किताबों में, ऑथेंटिक किताबों में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन ये वगैरह का ही जिक्र नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, तजुर्बा और कयास। तजुर्बा और कयास और क्यूरियोसिटी पैदा हो, यानी क्यूरियोसिटी पैदा हो कि आज ये बीमारी सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, किस खिल्त हो सकता है, किस असबाब सित्ते जरूरियत से हट के उसकी वजह से ये हो सकते हैं। ये थॉट मजबूर होके हम एक नतीजे में निकले और एक थॉट प्रोसेस के थ्रू हम उस चीज को देखें, तभी हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। वरना एक तरीका ये भी है सिम्टोमेटिकली, मतलब समझो अगर ज्यादा खून बह रहा तो कुर्से बंदिश खून है, शरबत चैनजी बार है, बस वो कर सकते हैं। या ब्लीडिंग नहीं आ रहा तो मुदिर हाइस की दवा दे सकते हैं। ये एक मुख्तसर मालूमात में हमारी दायरा मतलब खत्म हो जाता। तो मैं ये चाह रहा कि अगर सपोज अगर हमारी कंसेप्ट गैनिक के थ्रू, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हमने गैनिक सीखा, तो दूसरी कोई सिस्टम को भी आपको सीखने में आसान रहेगी, क्योंकि यही कंसेप्ट वही भी इस्तेमाल कर, यानी कि वहां एक अलग कंसेप्ट। तो अगर आपकी पूरी की कंसेप्ट एक जगह पे क्लियर हो गए, तो वो कंसेप्ट के थ्रू आप दूसरे सिस्टम को भी समझाने की जरूरत नहीं, वो कयास कयास और तजुर्बा काफी होता है। और हमेशा याद रखने का कि कभी भी कुछ लोग बोलते हैं हमने डॉक्टर साहब इसकी रहनुमाई फरमाइए बोल के कोई रिपोर्ट भेज देते, पॉलिसिस्टिक ओवरी, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। अब मैं मेरे तजुर्बा पेश करेंगे, जरूरी नहीं कि वो तजुर्बा आपके ऊपर या आपके मरीज के ऊपर सूट हो, या आप उस मौसम में उस देश के हिसाब से, तो वो अलग हो जाते। तो बहरहाल ये जो टॉपिक हमने जो सेलेक्ट किए गायनेकोलॉजिकल टॉपिक, इसमें मॉडर्न में इसके ट्रीटमेंट ना के बराबर है। अगर उसको कायदे से अगर पढ़ेंगे तो ज्यादातर उसमें आपको ये रिजल्ट दे सकते हैं। तो कल हमने बताया कि बेसिकली मेनार्के से लेके मेनोपॉज के जितने भी इश्यूज होता है, उस इश्यूज को हमने ज्यादातर गैनक में शुमार किया गया। मेनोपॉज के बाद में अगर कोई इश्यूज आ भी रहे, तो या तो फिर वो कैंसर रिलेटेड कुछ चीज हो सकते हैं, सीएफ सर्विक्स है, सीएफ यूट्रस है, या डीयूबी डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग, सम फंक्शन खत्म होने के बाद में एक डिसफंक्शन आ गया, वो सब बाद में फिर एक गैनक के गैनक के पास जाने के बजाय एक 70-80 ईयर ओल्ड कभी औरत या गैनक के पास नहीं जाते, वो तो जनरल फिजिशियन के पास या सर्जन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है। अब यहाँ हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि मेंस्ट्रुअल से जो रिलेटेड इश्यूज है, उसको अगर हमने क्लासिफाई किया सीखने समझने के लिए, तो नंबर 1 में आता है कि पीरियड में आना या कम होना, वो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, एमिनोरिया बोलते हैं, और ओलिगोमेनोरिया। इसकी जो फंडामेंटल जो कानून है, ये मॉडर्न के हिसाब से हार्मोनल है। यूनानी के हिसाब से यूनानी हार्मोन पढ़ाता है, जिसे हमने हार्मोन के ताल्लुक से पढ़ा है, लेकिन वो हार्मोन भी मिजाज के ऊपर मुनस्सिर है। जैसे मेरे हार्मोन अगर कम हो रहे या ज्यादा हो रहे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे हार्मोन को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए दवा देंगी, लेकिन ये हार्मोन की 19-20 या कमी होना, उसके पीछे एक फिजिक्स काम करता है, यानी केमिस्ट्री के पीछे फिजिक्स है। हम सबसे पहले केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंट इसलिए देते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में हमने जितने भी सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब हमने क्या पढ़े, एटम है, ये आखिरी हिस्सा है।
इस सर इस हद की आखिरी है सरहद, इसके आगे साइंस नहीं है। तो हमने क्या समझे, हमने ये समझे यहां से साइंस शुरू हो जाए, यहां से साइंस शुरू हो जाए, यानी कि केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने और साइंस वाले ने या सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन वाले भी इस केमिस्ट्री को सर सही आपकी वॉइस करने क्लियर के नहीं आ रही। लिए, इस साइंस को सही करने के लिए केमिस्ट्री के थ्रू, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू बीमारी को डायग्नोसिस किया। इस बायोकेमिस्ट्री के जरिए बीमारी को इलाज करने की कोशिश की। हम ये कहते हैं यूनानी वाले कि केमिस्ट्री के पीछे, केमिस्ट्री एक सिम्टम है, एक अलामत है, उनको कंट्रोल करने वाली एक चीज है कैफियत, यानी कि फिजिक्स। एटम के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या आपस में मिलना या जुड़ना, ये केमिस्ट्री के ऊपर मुनस्सिर नहीं। एटम के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी लेवल, वेदर इट इज नेगेटिव हो वेदर इट इज पॉजिटिव हो, उसके ऊपर डिपेंड है एटम की क्वालिटी। वो एटम की क्वालिटी इज डिपेंड अपॉन हार्मोन के ऊपर डिपेंड, यानी हार्मोन केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, एटम के ऊपर, एटम फिजिक्स के ऊपर डिपेंड। इस यानी कि फिजिकल चेंजेस, फिजिक्स के चेंज ज्यादा होते हैं, बाद में केमिकल चेंजेस होते हैं। पहले रुतूबत आता है, फिर सड़ने की अमल होते हैं, प्यूरिफिकेशन। पहले प्यूरिफिकेशन नहीं होते, पहले प्यूरिफिकेशन की एक माहौल बनता है। जैसे आप देखते होंगे साइबेरिया है, अंटार्कटिका में, अगर कोई चीज वहां मर गया तो जल्दी सड़ता नहीं सालों, क्योंकि -डिग्री में रहते हो, वहां सड़न का अमल नहीं होता। इसका मतलब वहां केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ फिजिक्स ही है क्या? या दूसरा कोई जगह पे डाल के देखो, वो जो चीज 1-2 दिन में सड़ के मतलब मट्टी बन जाती, वहां तो मट्टी बनता ही नहीं, सालों साल मतलब मरे हुए चीज पड़े रहते इसके अंदर। जैसे समुद्र में कोई चीज अगर गिर गया तो भी जल्दी सड़ता नहीं, कि सलाइन वाटर है समुद्र। तो यहाँ गायनेक के अंदर हमने डिस्कस किया कि गायनेक के केमिक, ये जो हार्मोनल चेंजेस है, ठीक है, हम लोग पीसीओडी सुनते डर जाते, फाइब्रॉइड सुनते डर जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस सुनते डर जाते हैं, क्योंकि सर्जिकल केस है, बड़े बड़े साइज है। तो इसकी वजूद, इसकी वजह क्या है, वो जानने के लिए सिर्फ हार्मोन की जानकारी जरूरत नहीं। अगर हार्मोन अगर भी पढ़ने को जाए तो 5-6 हार्मोन कहला किधर है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऐसे थोड़ा मेल हार्मोन मिला के 5-6 हार्मोन ही, इसके अलावा ज्यादा हार्मोन नहीं। तो फिर इतना प्रॉब्लम कैसे आ रहा है ट्रीटमेंट में गायनेक की? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जो इसकी जो मुद्दा है, कि इसकी इब्तिदा यहाँ से स्टार्ट होता है कि फिजिक्स से। इसलिए मैं बार बार कोई भी बात करता कि सबको ले लेके मैं फिजिक्स के तरफ लेके जाते, क्योंकि वहां से, कैफियत से सब चीज की शुरुआत होती है। अब हमने बताया कि अमीनोरिया और ओलिगोमेनोरिया के अंदर बेसिकली एक इश्यू है बरूदत या रुतूबत, यानी कि एक मनफी कैफियत, एक मोहन्नस, एक तस्कीन की इश्यू है कहीं ना कहीं। एक ओवरऑल लुक इतना ही रखो, यानी यहाँ हमको तहरीक की जरूरत पड़ती है। वो तहरीक से ही क्या हो सकता है, वो उसको पीरियड आ सकता है, इसके सेकेंडरी अमीनोरिया या प्राइमरी। तो बेसिकली उसूल इलाज में एक तहरीक की जरूरत पड़ती है। अब ये तुम्हारी तजुर्बा और तुम्हारी मुशाहिदा है कि इसको मैं तहरीक में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, बॉडी वेट कम करो, कुछ लोग मुदिरात देते, कुछ लोग गर्म दवा देते, कुछ अबहल वाला, कुछ हल्कीत वाला, कुछ जैसे गर्म खुश्क, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री दवा से तुम इलाज कर सकते, रिजा से भी इलाज कर सकते, गरम गरम रिजा देते भी पीरियड स्टार्ट हो जाता। ये एक कुली उमूर है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% तस्कीन से हो, कि भी एक्सट्रीम तहरीक होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हरारत की गलबे की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तस्कीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर सपोज आपकी फिलोसफी, आपकी यूनानी पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत आ रहा है मिजाज और इसमें, तो एक और थोड़ा एक स्टाइल बताता हूँ, तस्कीन और तहरीक की नजरिया लेके चलो। जैसे कभी कोई किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गया, तो फट करके हमारे दिमाग में क्या आते हैं, बस तहरीक तहरीक तहरीक। अब तहरीक हर जगह काम नहीं करता। जैसे एक जवान लड़का है,
ऑलरेडी हरारत की गलबा इतना है, उसको सूरत इंजाल हो रहा है या इतिलाम हो रहा है या उसको जिरियान हो रहे हैं, ये सब चीज उसकी बॉडी की गर्मी की वजह से, इसकी तहरीक की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग उठते क्या बता रहे हैं, सेक्स की इश्यू है, चलो सेक्स बोले तो तहरीक ही चाहिए, नहीं। कभी कभी तस्कीन का भी, कभी नहीं, ज्यादा जगह पे जो कोते बाग की ट्रीटमेंट में मैं समझता हूँ 70% तस्कीन और तकवीत की जरूरत पड़ती है, तहरीक की नहीं। जैसे आपके पास एक दिया जल रहा है, वो दिया जल रहा है, लेकिन आप ये बोलो कि क्यों नहीं जल रहा है, बल्कि उसमें तेल अगर ज्यादा भी डाल, यानी मुकव्वियात के तौर पे तेल ज्यादा डालने से भी बुझ जाएंगे। तेल नहीं, बार बार आप जलाते जा रहे हैं, जलाते तो क्या करें, तेल के उसकी जो दिया के ऊपर जो जलने के लिए जो रखता है वो हिस्सा, जो भी वो थ्रेड, वो जल जाएंगे ज्यादा तहरीक से, और मोम या तेल वैसे के वैसे पड़े रहे। तो ये कंसेप्ट हमेशा हर जगह का इस्तेमाल किया करो। अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा तो कॉमन वर्ड इस्तेमाल करो। अभी आपको तहरीक या हरारत या बरदत समझ में नहीं आ रहा तो आम वर्ड इस्तेमाल किया करो। इस मर्ज में मैं तहरीक इस्तेमाल करूँ या तस्कीर, बस काफी है, तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मुहासा आ गया, पिंपल्स आ गए, तो यहाँ देखो मुझे तस्कीन चाहिए कि तहरीक चाहिए। तो यहाँ भी अगर एमिनोरिया का इश्यू है तो पहले डिसाइड देखो कि पूरी पूरी हिस्ट्री उठा, डायरेक्ट दवा मत लो, हिस्ट्री देखो, माल न्यूट्रिशन तो नहीं, एनीमिक तो नहीं है, या दूसरा कोई वजह तो नहीं। उसके बाद में उसको अगर तहरीक की जरूरत है तो उस तहरीक के लिए मेरे पास क्या क्या दवा है उसका लिस्ट देखो, जो भी इस चीज के अंदर तहरीक में आता है। नहीं, अगर आपको कोई दवा नहीं मिला, इतनी सारे मरीजों में मुझे सिर्फ जवारिश कमोनी या माजून जंजेबिल या जवारिश जंजेबिल या माजून फलासफा से प्राइमरी अमीनोरिया या सेकेंडरी अमीनोरिया सही हो जाता है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री हर दवा से। ये जरूरी नहीं कि उसमें माजून मुकव या रहम या रहम का नाम होना जरूरी नहीं। तो ओलिगोमेनोरिया और अमीनोरिया में हिस्ट्री शुड बी वेरी गुड। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री रहते हैं, लेट बना के स्टार्ट होते हैं 18 साल में या 17 में, कुछ लोग वो हिस्ट्री लो, फूड का हिस्ट्री लो, क्या ज्यादातर मुसक्किन यानी सुकून पैदा करने वाली गिजा तो नहीं खा रहा, जैसे खट्टी चीज खा रहा है, ज्यादा सो रहा है, ज्यादा हरकत में, तो ऐसा हिस्ट्री से समझ में आते। न्यू जनरेशन बच्चे ज्यादातर बिल्कुल सुकून की तरफ जा रहे हैं, नो हरकत, फूड में क्वालिटी नहीं, खाली टेस्ट है, बाकी कुछ नहीं, तो वो इलाज। या फिर आपको सबसे बेस्ट है, आपको कोई सबब ढूंढने के लिए असबाब सिफ्ते जरूरिया के हिसाब से आ जाते। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे शादी से पहले करेक्ट था पीरियड, शादी के इरेगुलर हो गया या नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे शादी के बाद में पीरियड स्टार्ट हुआ। मतलब बहुत सारे वजह इसमें हमको ढूंढना पड़ता है, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सब चीज को कहीं ना कहीं इसके अंदर असरअंदाज होता है। तो अमीनोरिया को ट्रीट करने के लिए लिस्ट तो है, वह लिस्ट आपको मैंने कल बताया थे लास्ट टाइम पे। बहुत सारे मुदिरात में आपको डायरेक्ट आपको जैसे कोई चीज सीखना नहीं लिखना है तो अब्बे मुदीर है, शरबत मुदीर है, मैरिन टॉनिक है, जवारी जंजीबील है, माजून जंजीबील है, फलासफा है, एंड अब्बे हल्तीत है, ये सब और अब्बे किंकार। ये नहीं कि चार चार गोली 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 मत दो, पेशेंट परेशान हो जाएंगे। एक रात में कोई ट्रिपल एक समझे एक जवारिश टाइप के दो, मॉर्निंग में एक माजून वगैरह दो, और सुबह शाम टैबलेट दो, अगर खून की कमी है तो मूंगेई वगैरह ऐड करो। तो इसमें याद रखने का इस चीज को आ, या देखो, मैं दवा के अगर नाम बताने जाएंगे गुफरान साहब, गुफरान बहुत सारी चीज है, इसमें भी तुम लोग याद रखो। इसमें इवन अफसल मेफ्सिल, मेफ्सिल में कारण जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब आपने वो दूसरे काम के लिए आया होगा, दर्द के लिए, सर वो आपका दवा खाया, मुझे ओलिगोमेनोरिया होता था, बिल्कुल 1 और 2 स्पॉटिंग ही होता था, हेवी फ्लो नहीं होता था, जब से आपने जो व्हाइट कैप्सूल दिया उसके बाद में मेरा एकदम पीरियड एकदम 2-3 दिन हेवी फ्लो आ रहा है। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, मेरी एक तजुर्बा ये रहता है कि मैं कभी भी कोई पेशेंट आए, 1-2 पेशेंट मेरा डेली, एक नहीं, एक 5 to 10% मेरे एक्सपीरियंस के लिए, तजुर्बे के लिए, रिसर्च के तौर पे देता हूँ। अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहे तो मैं नोट करके रहता, नहीं अफसल मेफसल से ब्लीडिंग ज्यादा हो, वो भी वो दवा मैं नेक्स्ट पेशेंट को देता हूँ। वो मॉडर्न में भी करते हैं, जिसे आप लोग एकोस्प्रिन लिख के देते कार्डियक पेशेंट को। एकोस्प्रिन कार्डियक की कोई बीमारी का दवाई नहीं, एकोस्प्रिन पेन किलर है,
एकोस्प्रिन मुसलसल खाने से पता चला बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। तब उस साइड इफेक्ट को कार्डियक पेशेंट में गुड इफेक्ट में इस्तेमाल करना शुरू किया। वरना एकोस्प्रिन ये नहीं है, इसने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है या एनाल्जेसिक दवा है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन वो सेक्रेशन को कम करके वो काम करता है, वो हार्ट में कोई काम नहीं करता है। कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये मतलब समझो मुझे अचानक मतलब ये हुआ, मतलब शादी हो गया या नहीं समझो, सूरत इंजाल की शिकायत। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, उनको अब्बे शिफा उठा के दे देते। अब्बे शिफा में दतूरा है, दतूरा थोड़ा सा मुखद्दिर और मुसक्किन मुखद्दिर का भी काम करता है, तो वो चीज उसमें इस्तेमाल करता हूँ। कभी 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 अब्बे शिफा को दूसरी जगह पे इस्तेमाल करते, ये हमारा तजुर्बा है। पेशेंट बताओ आपने वो दवा दी उसके अंदर सूरत इंजाल का शिकायत दूर हो गई, अब्बे शिफा, जबकि वो नजले के लिए। तो हर दवा जब देने के बाद में कैसे हुआ, अच्छा हुआ, ये टॉपिक में बंद मत करो। मरीज जब आएंगे नोट करके दवा खाने के बिल्कुल आराम नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा कुछ फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी नींद, भूख, पेशाब, ये सब चीज में आपको कुछ, हाँ सर डॉक्टर साहब एक फायदा हो, जो दवा खाने से ना मेरे पेशाब खुलकर आ रहे, नोट दैट पॉइंट। उन अगले पेशेंट में तुम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते, पेट साफ हो रहे, या नींद बराबर आ रही, या मेरे को थोड़ा गर्मी तो कम हो गया, ये पॉइंट आपको अगर मरीज दे रहे, वो हाँ 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 बोल के उसको साइड में मत कर। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पे जब तुम्हारे पेश पेशेंट आएंगे, कोई सूरत रिजल्ट, तूने अब्बे शिफा दिया, तो तुम खुद पूछना नहीं सवाल, ये अजमल तुम पागल है कि इस मरीज को क्यों अब्बे शिफा दिए। इसके लिए क्या करो, ऊपर अब्बे शिफा साइड में लिख के रख के एस मुमसिक के तौर पे मैंने दिया, नोट करके रखो, ताकि अगले बार आएंगे सोचेंगे कि आपको उसमें कुछ फर्क पड़ा, ये सब वो दवा से मुझे काफी फर्क पड़ा। बहुत सारे पेशेंट एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में, एसिडिटी में अब्बे शिफा इस्तेमाल करता है, जबकि वो गर्म है। वो गर्म है क्योंकि इसके अंदर रेवन चीनी है, तो वो मुरकबुल कवा है। वो मरीज ने मुझे सिखाया। एक मरीज आया जो उसके अंदर पेट का शिकायत था, वो मरीज बोलता है मैं लड़की था, जब देखो उसको एसिडिटी, बेचैनी, प्रॉब्लम, हर दवा मैंने साइकेट्रिक का भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जब मैंने कुछ नजला बोले तो मैंने अब्बे शिफा लिख के दिया, तो उसने आके बोला कि सब नजला तो सही हो, लेकिन उससे ज्यादा मुझे फायदा हुआ, मुझे एसिडिटी एकदम चले गई। तो मे भी क्योंकि ये सेक्रीशन को कम कर रहा होगा, कौन सी दतूरा, अंदर की सेक्रीशन ड्राई फील होता है ना, दतूरा खा के देखो। तो बहरहाल मैं सब्जेक्ट से थोड़ा कॉमन हट जाऊं, ये नेक्स्ट टॉपिक उसी में आता है कि पीरियड से रिलेटेड ओवर ब्लीडिंग। ओवर ब्लीडिंग को अलग अलग नाम से हम लोगों ने पढ़ा, पॉलीमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, डिस्फंक्शनल यूरोपियन ब्लीडिंग, ये सब एक्सेसिव ब्लीडिंग में माया नहीं। नॉर्मली पीरियड आता है रेगुलर, एक रेगुलरली इरेगुलर, लेकिन रेगुलर है लेकिन हर बार इरेगुलर आ रहा है, हर बार एक हफ्ता लेट आ रहा है। लेकिन उस इरेगुलरिटी में भी एक रेगुलरिटी है। तीसरा इरेगुलरली इरेगुलर, कभी भी तरतीब ही नहीं। ये तीन किस्म से आता है कुछ लोग, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उस इश्यूज में भी हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर, इवन माई भी कभी कभी मुकव्विय रहम दवा लिख के देते, जैसे माजून मुकव्विय रहम है, माजून मुच्चरस, उसमें भी ध्यान रखो, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी एनीमिक। और सिर्फ हार्मोन के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, हार्मोन है रहने दो, हार्मोन हम एक सबकॉन्शियस माइंड में रख दो। अगर तुम्हारी बॉडी को गर्म ना करे तो हिसाब से हार्मोन को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो 19-20। क्योंकि हम लोग जब दवा देते शुगर के लिए, हम इंसुलिन को मद्देनजर रख के दवा नहीं देते, हम शुगर को कम करने के हिसाब से देते, सर्द खुश्क दवा देते। कभी भी तो उठा के देखो, कोई भी डायबिटिक, कोई भी हार्मोनल डिजीज ही मानता है ना, यूनानी में कितनी दवा, आयुर्वेदिक में कितनी दवा, कितनी भी दवा उठा के देखो, जामुन से लेके अफीम से लेके कोई भी दवा जो सर्द खुश्क मिजाज रखने वाली तमाम चीज हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, यानी शुगर को कम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हार्मोन के ऊपर असर कर रहा है। सर्द खुश्क असर के से हार्मोन अपने काम कम कर दिया, या गर्म खुश देने से हार्मोन अपना काम ज्यादा कर दिया। दो तो हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकती, या दाएं या बाएं।
तो इरेगुलर पीरियड के साथ में, अगर इरेगुलर पीरियड के साथ में आ रहा है तो उसमें भी ध्यान रखो कि यहाँ भी हमको ये देखना है कि तस्कीन चाहिए कि तहरीक चाहिए। तहरीक की वजह से इरेगुलरिटी आ रही है कि तस्कीन की वजह से। कभी कभी सिर्फ एक अभ्यास रहा कि माजून फलासफ पेशेंट को बोलना 1-2 महीना तुम कंटिन्यू रखो, तुमको मालूम मरीज की मिजाज में रुतूबत की या बरूदत की गलबे की वजह से इरेगुलर पीरियड विद स्कैंडी ओलिगोमिनोरिया आ रहा है, तो एक आध मोमियाई कैप्सूल ऐड करो, फलासफा दो या जवारिश कमूनी दो या जंजबील दो, अजराकी दो, अल्ती दो। ये गर्म दवा की उसूल इलाज रखी, एक आध मुफरत दवा पढ़ो उसके साथ। उसमें मैंने एक चीज बताया था लास्ट टाइम में, जो कैसिया पिस्टुला, जो अपना क्या नाम उसका, सना की जो गूदा आता है उसके अंदर, वो एक बेहतरीन काम करता है। उसको पाउडर करके दिया करो, कोई भी ओलिगो में एमिनोरिया में बेहतरीन रिजल्ट। वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग मुफरदात में आएंगे तो मैं सारा एक मुफरद आपने उठा के, जैसे भी मैंने एक वीडियो बनाए थे फिलफिल सिया के बारे में, जैसे वो छोटा सा ट्रायल है, वो मैं एक जड़ी बूटी जो आम जड़ी बूटी जो हमारे क्लिनिक में चाहिए, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उसको डिस्कशन करें। तो इरेगुलरिटी को, इवन दो इस इरेगुलरिटी आल्सो लाइक रेगुलरली इरेगुलर, ये सब चीज को भी आप या तो तस्कीन और तहरीक के हिसाब से सोचो या हरारत एंड बरूदत के हिसाब से सोच के इलाज करके देखो, 100% इंशाल्लाह खैर शंबर, यस खैर शंबर आपको रिजल्ट मिलेंगे। समझा? तो इरेगुलरिटी के साथ में जो ओलिगोमेनोरिया की ऑपोजिट एक चीज आता है कि पॉलीमेनोरिया। अगर आपकी कंसेप्ट ओलिगोमेनोरिया के ऊपर, एमिनोरिया ऊपर अगर कंसेप्ट क्लियर है, उसकी ऑपोजिट है पॉलीमेनोरिया या मेनोरेजिया या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। देखो इसलिए मैं बोलता कि मैथमेटिक्स का अगर एक स्टेप आपने सीख लिया तो अगले स्टेप आपके लिए इजी है। या आपको पॉलीमेनोरिया या डिस्मेनो ये क्या नाम उसका, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या मेनोरेजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग की पूरी उसूल इलाज और उसकी कंसेप्ट, उसकी माहियत अगर परफेक्ट हो गए तो उसका ऑपोजिट है ये चीज, तो आपको उसका जिद में इस्तेमाल करना। अगर आपकी ठंडक की तदाबीर पूरा सीख लिया, क्योंकि ठंडक की तदाबीर के लिए आपको गर्मी की जरूरत पड़ती है, फिर आपको गर्मी को संभालना, गर्मी को इस्तेमाल करना आपके लिए इजी है, क्योंकि ठंडक के ऑपोजिट जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे गर्मी ठंडक के लिए, तो ठंडक की तो मालूमात तो रहेंगे ना आपके पास, तभी तो आप गर्मी को इस्तेमाल। जब गर्मी को इस्तेमाल उसकी इलाज के लिए आपको ठंडक का जानना जरूरी है, ठंडक के इस्तेमाल, तो ये लाजिम और मलजूम है। इसलिए दोनों पहलू हमेशा याद रखा करो। इवन आप कोते बाग का इलाज कर रहे, सेक्सुअल इलाज कर रहे, उसके अंदर भी या तो इसकी गर्मी की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है या उसको सर्दी की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। दोनों हालत के अगर आपने समझो सेक्स को स्टिमुलेट करना, तहरीक करना अगर जाने, तो तस्कीन की वजह से प्रॉब्लम भी आपको खुद ब खुद आपकी क्या इस्तेमाल करना उसके ऑपोजिट आपको समझ, क्योंकि इसकी जो आप परहेज बता रहे हैं, ये परहेज उसकी दूसरी बीमारी में उसके लिए हम हिदायत देते हैं, ये इस्तेमाल किया करो, ये इसके ऑपोजिट। तो पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ज्यादातर गर्मी से, तहरीक से ही होता है। हार्मोन होगा, पीसीओडी होगा, फाइब्रॉइड होगा, एंडोमेट्रोसिस होगा, वो सब सेकेंडरी, हम उसके ऊपर ध्यान है, वो उसके ऊपर डिस्कशन बाद में। तो ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज अगर गर्मी है तो इसको आप एक अलग अंदाज से भी देख सकते हैं, या एक फ्लो हो रहा है, एक सैलान हो रहा है, एक बहाव हो रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कुव्वत दाफिया काम कर रहा है। एक फिजिक्स के हिसाब से कुव्वत दाफिया ये दफा कर रहा है। कुव्वत दाफिया बढ़ने का मतलब है कुव्वत मासिका कमजोर हो गया, ये भी है ना, कुव्वत मासिका कमजोर हो गई, इसके कुव्वत दाफिया बढ़ रहा है। अब हमारे दिमाग में एक बाबा ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर मैंने इसको तस्दीक करने के लिए, कंफर्म करने के, फिर मरीज के पास वापस आए,
मरीज की मिजाज जाने, पूछे 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 तो समझ में आ रहा है कि जितने भी ये सब कंप्लेन लेके आते हैं मेनोरेजिया, ये ज्यादातर सफरावी लोग के अंदर और दम्बी लोग के अंदर ये इश्यूज ज्यादा होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका मतलब ये नहीं कि सब बलगम में नहीं होता है, उसको भी होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर सफरा और दम्मी में, कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, हरारत। तो ऐसे मिजाजों में, ऐसे मिजाज की औरतों में ज्यादातर ब्लीडिंग ओवर होता है, यानी रुकता नहीं, स्पॉटिंग स्पॉटिंग स्पॉट। ऐसे लोग अगर कुछ भी उल्टा सीधा खा भी लिए, जैसे कोई सफरावी मरीज है, ज्यादातर आम खा लिया, आम के सीजन, या थोड़ा खजूर ज्यादा खा लिया, तो ये कोई गर्म मेवा जात या कोई गर्म गिजा खा लिया, तो पता चला अगले पीरियड के टाइम पे, पीरियड 2 दिन के बाद में रुक रहा है या ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। हमारे दिमाग जहाँ तक पीसीओडी की वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ आपकी माकूल और मशरूब की वजह से बॉडी में हिद्दत बढ़ने की वजह से आपकी पीरियड में ज्यादती हो रही है। कभी कभी अगर डीप हिस्ट्री लिया तो पेशेंट को तुम खुद बोल सकते दवा की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम आम का सीजन था तो 2 महीने से तुम आम खूब, हाँ डॉक्टर एकदम सही बोला, उधर भी दवा लिख के देने की जरूरत नहीं, अगर आपकी हिस्ट्री अगर परफेक्ट अगर है तो यहाँ याद रखना, यहाँ गर्मी हर चीज को एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन, ब्लड वेसल को हर चीज को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड, फैलना, इम्बिजाती कैफियत की जरूरत पड़ती है कोई चीज बह के बाहर आने की, प्लस उसके साथ में थोड़ा सा रुतूबत भी चाहिए ताकि वो बाहर निकले। इसलिए गर्म मिजाजों में सबसे ज्यादा पोलिनोरिया, सबसे ज्यादा मेनोरेजिया, सबसे ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होता है। दिमाग में रखो पहले पेशेंट की मिजाज, बाद में तुमको पेशेंट को देख के समझ सकते हैं। जितना औरतें आते हैं कि गैनक डिसऑर्डर, बोलने से पहले दिमाग में रखो शायद ये औरत जो अभी ये कंप्लेन अभी बोलने वाला है, अगर नहीं भी बोला उनसे पूछ के तो कहा डॉक्टर साहब ने सही बोला, पीरियड 10 दिन 12 दिन तक चलता है। तो धीरे धीरे हमको एक पॉइंट मिलता है कि मिजाज को शनाख्त करने में, उसकी मिजाज की शनासी में तुमको पीरियड का बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। तो हमको मालूम है बेसिकली गर्म है, तो इससे तुम उठा के देखो जितने भी मेनोरेजिया, पोलीमेनोरिया के अंदर सबसे बेहतरीन दवा यानी मिजाज के एतबार से सर्द खुश्क, सर्द खुश्क गर्म इसमें इस्तेमाल किया जाए। गर्म खुश्क अगर इस्तेमाल किया तो खुश्की साथ देंगे, लेकिन वो गर्म से मजीद ब्लीडिंग होता है। तो सर्द खुश्क मिजाजों में सबसे आम कॉमन चीज क्या है, जैसे भी पेशेंट आके बोलते हैं हल्का सा ब्लीडिंग है डॉक्टर साहब, 5 दिन रोकता है लेकिन 7 दिन 1-2 दिन स्पॉटिंग होते फिर नमाज नहीं होता है, तो उसको बड़े बड़े मतलब गायनेकोलॉजी कल इन्वेस्टिगेशन या किसी को ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसको ज्यादा तफसील से लेके जाने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ तुम एक काम करो, एक नुस्खा लिख के रखो, उसमें आंवला, यानी कि आंवला खरीदो, सूखा आंवला, ताजा नहीं, ताजा तो जल्दी खराब है, आंवला का बीज नहीं, उसकी ये, उसको पाउडर करके रखो, पाउडर करके उसको रखो, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मच सुबह शाम दोस्त। क्यों? अमला सर्द खुश्क, हाबिस काबिस मुजफ्फिफ, जबकि ज्यादा तकलीफ भी नहीं देते, कॉन्स्टिपेशन की वर्क नहीं करते। तो छोटी मोटी जो पोलीमेनोरिया है, छोटी मोटी स्पॉटिंग है, इसी से बंद हो जाता है। इसकी जगह आपको टाइम नहीं है तो मशरूब आमला लिख के काफी, कृषि में लोग सब वो खाए तो एकदम परफेक्ट है, 7वां दिन बंद हो जाता है। माइल्ड ब्लीडिंग में, हेवी मेनोरेजिया में नहीं, जो हेवी फ्लो उसकी बात वो मैं आ रहा हूँ उसके अंदर, एक चीज ये हो गया। वो भी अगर नहीं है तो कॉमन एक चीज एलोपैथी डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट उठा के दे दो, शेल्काल हो, कैल्शियम सैंडल्स हो, वो देने बजाय यूनानी की अब्बे मरवारी या कुर्सकुस्ता सदफ या कुर्सकुस्ता मरजान जौर वाला दो, इससे भी छोटी मोटी ब्लीडिंग नॉर्मल में आ जाती है। 1 BD कभी 2 BD भी दे सकते, कोई मसला नहीं।
इसके साथ आप अब्बे नरकचूर भी दे सकते हैं, जबकि अब्बे नरकचूर एक बेहतरीन दवा है। जो बच्चे खाना खाते संडास में भागता है या कुछ तो आईबीएस के वैसे भागता है, उसके लिए नरकचूर अच्छा है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को थोड़ा रोकता है वो, और आंतों को मजबूत करता है। वही चीज तुम इधर भी इस्तेमाल कर सकते कि अब्बे नरकचूर कोत मासिका को बढ़ाता है, इसलिए आप कभी कभी उसको सूरत इंजाल में भी दे सकते हैं, क्रॉनिक जिदान में भी दे सकते हैं, क्रॉनिक जहीर यानी कि इसमें डायरिया में भी दे सकते हैं, ये ब्लीडिंग में भी दे सकते हैं, कभी कभी मैं सलसुल बॉल में भी देते हैं। जब आपकी जो कंसेप्ट जो है ना, गौदंदी बेस्ट है, गौदंदी भी कैल्शियम का सबसे बेस्ट है, गौदंदी 2 बीडी दे सकते हैं अब्दुल्ला जो बताया। देखो अगर हमारी एक एक पॉइंट एक एक लाइन कैफियत के ऊपर अगर आप सीखेंगे तो आपको हर जगह पे ये चीज काम आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपने मैंने अभी बताया कि अमला, अभी हमारा एक प्रोडक्ट रहता है, आप खुद बना सकते कि मैं हरमस का हर नुस्खा पैटर्न और नुस्खा सब ओपन करता हूँ। एक हमारे एक नुस्खे सफूफ सैलानी बोलते हैं, सफूफ सैलानी, नाम सैलानी लिए वो सैलान, हर किस्म के सैलान को उसका नुस्खा क्या है, वो अमला और असल सोच अम्बोजन उठा के पाउडर करके रखिए। आप भी ऐसे 1 किलो 2 किलो बना के रख दो। अभी अलाउद्दीन सर बोलेंगे कि रक्षा हमारे धंधा कम हो जाएंगे, लेकिन हम हर चीज को साली करेंगे, वो हमारे पास रेडीमेड मौजूद है। असल सोस और अमला को पाउडर करके रखो, गायनेकोलॉजी की 50% ट्रीटमेंट उसमें कर सकते हो। पोलीमेनोरिया रहने दे, मेनोरेजिया रहने दे, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग रहने दे, दोनों में ये काम आएंगे ये पाउडर। सिर्फ ये दोनों में नहीं, अभी गिनते जाए कहाँ का इस्तेमाल कर सकते, जीरियान में, इतिलान में, इतिलाम में, सूरत इंजाल में, सल्फिल बोर्ड में, ये सब जहां फ्लो आपको रोकना है, क्रॉनिक डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सब चीज को आपको अंदरूनी तौर पे हाबिस काबिस मुजफ्फिफ से आपको जरूरत पड़ती है। हमेशा याद रखो, आपकी तमाम ट्रीटमेंट केमिस्ट्री से नहीं, आपकी तमाम ट्रीटमेंट फिजिक्स से होना चाहिए। तुम फिजिक्स के टीचर है या हम फिजिक्स की माहिर, हम केमिस्ट्री से कोई चीज नहीं बताएंगे। केमिस्ट्री से चीज अगर बताने के लिए आपको मैं पूरा रिपोर्ट लेके बैठना पड़ेंगे, तो केमिस्ट्री में जीरो हूं। तो पोलीमेनोरिया या मेनोरेजिया या डिस्फेजिया, इसके अंदर सर्द खुश्क दवा फर्स्ट डिग्री के हिसाब से इलाज कर। अब तुम उठा के देखो, जो कॉमन प्रोडक्ट यूनानी में सुपारी पाक आता है, माजूनी सुपारी पाक आता है, एक सुपारी पाक आता है। नजला में मेरा एक पेशवा, नजला में भी 100% नजले हार में बेहतरीन मेडिसिन है सफूफ सैलानी। नजला भी क्या है डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब ने टेक्स्ट मैसेज भेजा, नजले में मुझे रिजल्ट मिला। नजले में नाक से जो बहता है ना, वो भी एक बहना है, जिदियान है, सैलान है, ये भी बह रहा है ना, तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलते। तो यहाँ जो पोलीमेनोरिया के अंदर आप ये चीज इस्तेमाल करते, तो इसमें गर्मी को छोड़ के सर्द खुश्क दवा खोते मासिक को बढ़ाने की दवा इस्तेमाल किया जाए, खोते मासिका को। अब ब्लीडिंग ज्यादा हो रहे कम हो रहे, वो इतबार से आपको अभी यूनानी की कोई भी चीज उठा के देख, वेट कफ में भी काम करते हैं। सुपारी पाक, माजून सुपारी पाक पाउडर, माजून मोचिरस, ये तीनों तुम उठा के देखो, तीनों की मिजाज कुली तौर पर बहुत सारे कंडन है, काबिस काबिस यानी मुजफ्फिफ असरात। इसलिए कभी कभी अच्छे अच्छे हकीम क्या करते, सूरत इंजाल में सुपारी पाक लिख के देता है। अब वो जो पढ़े लिखे बीओमस एमडी डॉक्टर पूछते यार क्या यार ये नीम हकीम सूरत इंजाल में सुपारी पाक दे रहा है, लेकिन वो हकीम साहब तिब को अपनी कैफियत के हिसाब से इलाज कर रहे, सही इलाज कर रहे हैं। लेकिन हमने तो किताबों में सुपारी पाक सिर्फ औरतों की बीमारी में लिख के पढ़ा है कि सुपारी पाक हाबिस काबिस मुजफ्फिफ है। आपको इतला में भी सूरत इंजाल में भी मौजूद सैलानुर रंग को जितना आप सुपारी पाक लिख के देखते हो, वैसे आप जिदान में भी दे सकते, इतला में भी दे सकते। ये है हिकमत।
अगर सपोज ये जो छोटी मोटी पॉलीमिनरल के मेनोरेजिया आ रहा है, अब हमारी डर ये रहते कि मरीज आके दिमाग खाते डॉक्टर साहब यूएसजी में पॉलिप पीसीओडी है एंडोमेट्रियोसिस, उसका क्या होगा इसमें, उसको पहले समझाओ कि ट्रीटमेंट की मकसद क्या है। ट्रीटमेंट की मकसद ब्लीडिंग या सिम्टोमेटिक रिलीफ है तो ये कर सकते हैं। यस, अब्दुल्ला शेख अशोगा, यस यस यस, एक अच्छे पॉइंट बताया अब्दुल्ला ने। जैसे कि मस्तूरी ने, मेहरी ने, मेंसोरेक्स है, ये M2 टोन बोल के चरक का बहुत फेमस एक प्रोडक्ट है यूट्राइन टॉनिक। जितने भी यूट्रस की टॉनिक में अशोक छाल लिख के रखा है। जैसे जितने भी कार्डियक डिसीज के अंदर अर्जुन छाल लिखता है, जितने भी नजले के इसमें असल सोच लिखता है, जितने भी कोते बाग में मूसली लिखता है, मतलब कॉमन तरीका हो गया सबका। ये जरूरी नहीं किसी ने लिख के गया वो फॉलो कर रहे सब लोग। इसकी मिसाल है वो। तो अशोक चाल का भी मिजाज बेसिकली हल्का सा सर्द खुश्क है, इसलिए यूट्रेन मसल को भी मजबूत करता है। किसी को यूट्रेन मतलब प्रोलैप्स हो रहा है, यूट्रेन यूट्रस की प्रोलैप्स हो रहा है, उसमें भी अशोक चाल देता है। इरेगुलर ब्लीडिंग में भी अशोक चाल देता है। बच्चा अगर नहीं हो रहा है इनफर्टिलिटी केस, उसके अंदर भी अशोक चाल की यूट्रेन टॉनिक भी पिलाता है। अब यहाँ याद रखो, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको थोड़ा इंतहाई किस्म का क्या इस्तेमाल करना पड़ेंगे, सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मिनट है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इंतहाई किस्म की मतलब थोड़ा सा मिजाज में, अभी मैंने बताया कि हल्का फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री मिजाज में आता है हमला वगैरह, लेकिन दिमाग में पहले मुफरात के तौर पे जो स्ट्रॉन्ग जो काबिज काबिज जो फिर दवा इस दवा में इस्तेमाल करना। अगर सपोज छोटी मोटी पॉलीपोसिस्ट की वजह से या फाइब्रोइड की वजह से भी, फाइब्रोइड की वजह से और पॉलीसिस्ट की वजह से किसी को ब्लीडिंग नहीं होती, याद रखो कोई पॉइंट। पॉलीसिस्टिक ओवरी से पीरियड बढ़ता नहीं। हमने गायनक में क्या पढ़ा, पीरियड इज डिपेंड अपॉन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उसकी ज्यादती की वजह से ओवर ब्लीडिंग के जैसे एक अलामत है पॉलीसिस्ट। पीसीओडी एक अमराज नहीं है, पीसीओडी ब्लीडिंग की जैसे एक अलामत है, फाइब्रॉइड एक अलामत है, समझा। तो उसको इलाज करने के लिए हम अगर मान लिया एक प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है, वहां भी लास्ट हम पहुंचते हैं हार्मोन। हार्मोन के पीछे हार्मोन की कैफियत क्या है, वो कैफियत अगर इलाज किया तो पीरियड के साथ साथ पीसीओडी भी कम हो जाएगी या फाइब्रॉइड भी कम हो जाएगी। क्योंकि सर्द खुश्क दवा से ही पीसीओडी कम होता है, सर्द खुश्क दवा से ही फाइब्रॉइड अच्छा होता है। कि दोनों की साइज कम होने के लिए खुश्की की जरूरत पड़ती है। हार खुश्क नहीं, सर्द खुश्क, वही आदमी उस चीज को साइज को कम करता है। अब उसमें क्या क्या है, नेक्स्ट लेवल की ब्लीडिंग है, नेक्स्ट लेवल की इश्यूज अगर है, पॉलीमेनोरिया है या मेनोरेजिया है, तो थोड़ा हायर वर्जन ऑफ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कभी सदफ से या आमला से नहीं लिखता है, वो मोचिरस भी थोड़ा सा सेकंड डिग्री में थोड़ा सा आता है वो। उसके लिए सबसे बेस्ट कुछ खाली मुफरत दवा याद रखो, एक है राल। ये राल आप याद रखने से आपको क्या फायदा है मालूम, अगर आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि कोई नुस्खा बनाने के लिए, आपको नुस्खा बनाने के लिए टाइम नहीं, तो कम से कम ये होना चाहिए आपके पास, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने उठा के दे दिया, हरमस ने हमदर्द ने ला के दे दी, ये दवा फलाने में काम करता है। तो अगर एक हकीम है तो आप कट करके उसकी प्राइस में मत जाओ, प्राइस मत पूछो मुझे कितने % में फायदा है, मुझे आप 50 में देंगे क्या 40 में, ये तो हकीम का काम नहीं। हकीम कट करके उसको निकालता है, देखते हैं कि इसकी कंटेंट ना आई है, इसके अंदर राल है, इसके अंदर फिटकरी है, माजू है, अनार का छिलका है, ये सब चीज से हमको समझ में आता है कि ये चीज कम हो, क्योंकि वो सर्द खुश्क। अब ये डिग्री में अच्छे सर्द खुश्क मिजाजों में एक और एक दवा आता है
दवा और एज वेल एज गिजा, वो है अनार। अनार, अनार के बारे में ये कहते हैं कि कुरान में इसका जिक्र है। अनार का एक बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, अनार में कोई चीज ऐसा नहीं, कोई चीज फेंकने की लायक हो। जैसे हमारे गांव में एक चीज बोलते क्या यार, ये तो ऐसा हो गया कि बकरे को काटा है, बकरे को काट के देखो, कोई चीज फेंकने को नहीं रहता। उसकी पैर से लेके, सर से लेके, उसके आंतड़ी से लेके सब खाता है इंसान। बच्चा कुचा जो खा ले वो भी बेता, यानी फेंकने की लायक कोई चीज नहीं रहता है। उसका हड्डी तक खाता है सूप लगा के। वैसी एक चीज है अनार। अनार की पत्ते का अलग है, अनार की छाल अलग है, अनार की फूल अलग है, अनार की छिलके अनार का अलग है। और उसकी फूल, उसको गुलनार के नाम से जाना जाता है, गुलनार। अब अरब औरतों के, अरब और जो जाता हूं मैं अरब, ये दुबई वगैरह में, तो उन लोग का गायनेकोलॉजी में सबसे बेहतरीन होम प्रिपरेशन है, दो प्रिपरेशन। उन लोग क्या करते, गुलनार लेके आते, अनार का फूल, उसको पाउडर करता है, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के रखता है, और एक आधा चम्मच सुबह शाम दूध में पीते हैं, पोलीमेनोरिया में या कसरत तम्स में या पीसीओडी में। कुछ लोग अनार की फल का छिलका भी लेके आते हैं, उसको पाउडर करके रखते हैं साय में, वो भी एकदम सीवियर हेवी हेवी ब्लीडिंग में अनार की फल का छिलका भी, अनार का फूल, गुलनार, ये दोनों फायदेमंद है कसरत तम्स में। अक्सर बहुत सारे मैंने देखा जो ओल्ड जनरेशन मरीज को मैंने ये देखा है कि लोग ने कितना उस चीज को इस्तेमाल करते कॉमनली। ओके, तो ये याद रखो, इसके अंदर अनार सेकंड डिग्री का, आंवला से भी ऊपर है। अगर आपको कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ आपको गायनेकोलॉजी मैनेज करने में दवा नहीं, तो आप एक काम करो, यस, इमली की बीज, इमली का भी सर्द खुश्क में आ रहा हो एक एक चीज के ऊपर, इमली की बीज है, गेरू है, सिर्फ गेरू भी दिलो, गेरू सिर्फ रेड ऑक्साइड, अच्छा गेरू मिलेंगे, पाउडर करके हम वजन शक्कर डाल दो, समझा। थोड़ा सा उसको भून ले मांगता है तो, नहीं तो सिर्फ प्योर गेरू ला के रखे, 1 किलो गेरू तो 1 किलो मिश्री पाउडर करके दे, 2 ग्राम आशा दूध के साथ, सेलानोग्राम, कसरत या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में सब रुक जाते हैं। क्योंकि ऐसी कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, वो खाली या तो काट के फेंकना या डीएनसी या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा उनके पास नहीं। आबिस काबिस का कंसेप्ट नहीं है उनके पास। तो आपको अगर मुफरदात पढ़ने के टाइम पे कोई मुफरत में से पढ़ रहे तो 3-4 दवा काफी, ज्यादा मत, 3-4 पाउडर बना के रखो ऐसे, आबिस काबिस मुजफ्फिफ के तौर पे। ये मैंने जो बताया सिर्फ गैनिक में नहीं है, आदमियों में भी इस्तेमाल कर सकते, बच्चे में भी इस्तेमाल कर सकते कसरत के अंदर। अब थर्ड डिग्री आता है, और थर्ड और फोर्थ डिग्री में सबसे ज्यादा काबिज आबिस है राल और अफ्यून। अफीम भी इंतहाई आबिस काबिज, खून को रोकने के लिए बेहतरीन चीज है। एक रत्ती भर, एक राय के बराबर या 2 राय के बराबर अगर दूध में दिया तो वो भी फायदा उससे मिलता है, जबरदस्त फायदा मिलता है। एक 1 मिनट है, एक 1 मिनट। सो उसके दर्जे में है राल, और क्या नाम उसका, अफ्यून है। तो अफ्यून पे तो अपन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ममनू है। तो फिटकरी भी थर्ड फोर्थ डिग्री में, फिटकरी बिरिया करके दो,
राल है, जैसे हमारे थर्मस के अंदर एक कैप राल आता है, उसकी बेसिक कंडन राल सफेद और फिटकरी बिरिया और गौदंदी, कुश्ते गौदंदी है। वो इंतहाई किस्म के ब्लीडिंग में, मेनोरेजिया में और डिसफंक्शन यूट्रल ब्लीडिंग आफ्टर 50-60 के बाद उसमें 2 BD 1 BD रिजल्ट मिलता है। वही दवा, याद रखो, वही दवा माई फर्स्ट और सेकंड डिग्री यूट्रेन प्रोलैप्स में भी इस्तेमाल कर सकी। यूट्रेन प्रोलैप्स को भी हमको आबिस काबिस रिजल्ट चाहिए ताकि वो नीचे मसल में उतरे, मसल थोड़ा सा इंकिबासी कैफियत बढ़ जाए मसल के अंदर, ताकि वो नीचे न उतरे और यूट्रेन मसल भी अच्छे हो जाए, उसमें वो रिजल्ट मिलता है। और बाकी आप देखते होगा, जैसे कि रेडीमेड दवा सब उठा के देखो, ज्यादातर अब्बे मरवारी हाबिस काबिस, सदफ हाबिस काबिस, मोचिरस हाबिस काबिस, सुपारी पाक हाबिस काबिस, और कैपराल हाबिस काबिस, कैप उम्मा जदीद हाबिस काबिस, कैप सैलानिल हाबिस काबिस, सफुर सैलानिल हाबिस काबिस, जितने भी चीज ज्यादातर, क्योंकि पब्लिक को ज्यादातर औरतें हेवी ब्लीडिंग से ही परेशान होते, कम ब्लीडिंग से कोई परेशानी नहीं होती, तो ज्यादातर मरीज डॉक्टर के पास ऐसे लोग ही आता है। तो ये दिमाग में रखो। माजून मोचिरस से लेके जिसे खमीरा मरवारी दे, वो भी मेनोरेजिया में, कसरत तम्स में काम करता है। तो एक बार बल्कि यूट्रस में भी काम करता है। अच्छी, व्हाट इज बल्कि यूट्रस? व्हाट इज बल्कि यूट्रस? बल्कि यूट्रस का मायना है कि जैसे अभी यूट्रस ऐसा ऐसा बैठा है, या ऐसा एक यूट्रस एट द एज ऑफ 40-45 के यूट्रस पूरा ऐसा टर्न हो जाके खड़े होते। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बल्कि यूट्रस। जैसे कि बत्ती है या दिया, मोमबत्ती है, मोमबत्ती बुझने को आता है तो कैसे फटकता है वो, तो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे एक मुर्गी को काट के डाला है दबा करके, तो मुर्गी जान निकलने से पहले इतना फटकता है वो, क्योंकि वो जान जा रहा है उसके मैक्सिमम आप कहते हैं। इसलिए मेनू खराब, यानी कि 40 के बाद में ज्यादातर लोग को हेवी ब्लीडिंग और ये जो हाइपर कह सकते हैं, या ओवर साइज बढ़ गया उसके अंदर, साइज में बढ़ते बल्कि ने सहारा, वो भी रुतूबत की वजह से हो। उसमें भी सर्द खुश्क और गर्म खुश्क दोनों दवा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखो, वो भी बीमारी नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। जो ऐसा यूट्रस था, वो यूट्रस आफ्टर 40 में थोड़ा सा साइज में बढ़ जाते हैं। सो दैट इज अगेन हाइपर एक्टिविटी की वजह से। वो हाइपर एक्टिविटी इसलिए होते हैं कि ये चाह रहे कि मैं मैक्सिमम अपने आप को मेंटेन रखे, मेरी जवानी या मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी फर्टिलिटी और ज्यादा करूं, इस लिहाज से वो ओवर एक्टिव होते हैं। एक चीज आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चरल में एक नया इजाद किया किसी ने, जैसे अभी आपको भी वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे कोई फल का दरख्त या आम का दरख्त, अब तक उसमें आम नहीं आया या कम आया, बहुत जमाने से कम आते, लेकिन बिल्कुल नहीं, तो उसको एक रिंग बनाओ, उसको बोलते हैं रिंग। रिंग बना के उसको ज्यादा आम मिल सकता है। जो उसकी जो तन रहते हैं ना, ये जो उसकी मेन स्टेम, तन नीचे का हिस्सा, उसके अतराफ ये रिंग के जैसे उसकी स्किन को काट के निकालो, पूरा सिर्फ स्किन, पूरा का पूरा ऐसा, मतलब पूरा तन के अतराफ से तकरीबन एक 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के अतराफ में ऐसा स्किन को ऐसा पूरा निकाल दो। आप एक ट्राई करके देखो, अगले साल उसमें 10 गुना फल आ जाएगा। वो क्यों मालूम? जैसे दरख्त को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि इसकी ज्यादा सप्लाई कहाँ से होता है? उसकी छिलके से, छाल से। तो दरख्त की इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मैं सूखने जा रहा हूँ, यानी दूसरी जबान में दरख्त सज रहा है कि मैं मेनोपॉज में जा रहा हूँ, यानी कि मेरी फर्टिलिटी खत्म होने वाला है। तो आई शुड डू सम हार्ड वर्क, यानी कि लास्ट में मेरी कैपेसिटी जितना, उसको मुझे बाहर निकालना है। तो क्या करते हैं वो टाइम पे? मरीज झाड़ ये समझ रहे कि मैं एज ओल्ड हो रहा हूँ, मैं सूखने जा रहा हूँ, गिरने जा रहा हूँ, तो फिर पूरे की पूरे, यानी कि एक तरफ से हम उसको एक धोखा दे रहे इसको झाड़ को। वो आजकल कॉमन है पूरी। अब यूट्यूब यार बिल्कुल नहीं होता, मैंने रिंग बिठा दिया,
आज तो भरपूर आया आपकी बार आ। तो ये बल्कि यूट्रस का भी कहानी वैसी है, जैसे उनको मालूम पड़ रहा है कि प्रोडक्शन रुकने वाले, तो एक्टिव हो जाते हैं यूट्रस और हार्मोन। इस कंडीशन को कहते हैं बल्कि। बहरहाल पोलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, ये सब चीज के अंदर याद रखना गर्मी की वजह ज्यादातर बकलिस्ट। अब 40-50 के बाद में मेनोपॉज मेनोपॉज हो गया, उसके बाद में 5-10 साल के बाद में 5 साल के अंदर फिर ब्लीडिंग अगर 80 साल हो गए 70 साल में, उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। कभी कभी कोई वजह नहीं होती इसमें, लेकिन कभी कभी वो सीए का भी चांसेस रहते हैं, सीए ऑफ यूट्रस की वजह। तो सो बाद में तुम लोग रूल आउट करना उस चीज को, ऐसा अगर कोई ब्लीडिंग अगर आ रहा है। अब ये जो शिकायत है डिसऑर्डर में, समझते हैं एज एक फैक्टर है। 40 की एज में, सिन्न शबाब में, सिन्न कबूलत में जो आपके ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट भी एज के मुताबिक आपको उसूल इलाज और उसकी तदाबीर बताना जरूरी है। सर्द खुश्क दवा हर जगह पे, ज्यादातर जगह पे। कभी कभी क्या होते हैं ये सब चीज से, अगर आपकी होते दाफिया बड़ा है ना, होते दाफिया, तो कभी कभी रुतूबत की गलबे के वजह से भी तंस होता है। मिसाल के तौर पर बलगमी वालों में, बलगमी वाले में रुतूबत की ज्यादती की वजह से भी कसरत तंस होता है। ऐसी जगह पे कभी कभी हमको गर्म दवा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि रुतूबत को कम करने के लिए। सर्द खुश्क भी चलेगा, सर्द खुश्क से भी हम खुश्की ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम गर्म खुश्क दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल आपको याद रखना है, खुश्की, सर्द खुश्की बेस्ट मेडिसिन है ये दवा, इसको सेट। अब आपको इलाज में दवा लिख के देना है, वेदर इट इज पोलीमेनोरिया हो या मतलब मेनोरेजिया हो, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे एक मशरूब आमले लिख के दिया, या शरबत अंजिबार लिख के दिया, इसे कोई भी एक चीज उठा के दे सकते, दोनों सही है। फिर शरबतों में, टैबलेट में अब्बे मरवारी दे, कुछ उसका सदफ है, कुछ उसका गंदी है, कुर्स बंदिश खून है जिसके अंदर माजू वगैरह संगी जरात है, कुर्स बंदिश खून। तो ये सब कुर्स आप 4-4-5-5 कुर्स लिखने, इसमें कोई भी एक कुर्स लिखते हैं। अगर हेवी ब्लीडिंग है तो कुर्स हाबिस भी है, कुर्स बंदिश खून है, 2 बीडी दे सकते हैं। तो माजून के तौर पे आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए माजून मोचिरस है। अगर आपको ऐसा कोई इम्प्लीमेंट कंडीशन भी है तो सुबह माजिलोर दे दो, रात में माजी मोचिरस, या माजी मारिक सुबह दे भी दो और चलो। अब आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा कंडीशन लग रहा है, तो दे भी दो उसको 18 ताकि इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी अच्छे हो जाएंगे, ब्लीडिंग जाए, ताकत भी मिले। तो 15 ग्राम दो रात मुझे। अब पेशेंट बोल रहा है मुझे मोचिरस से थोड़ा मोचिरस से मुझे थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही। तो अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है पेशेंट की कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो खगरा मरवारी, कभी पेशेंट आके डॉक्टर साहब मोचिरस खा लिया तो थोड़ा सा हेल्थ का शिकायत था, अभी शिकायत बढ़ गया। अब तुमको ये देखना है कि तुमने जो दवा दी उसमें गैर मिजाज दवा नहीं, फिर उसको फाइल्स क्यों हो गए, आपकी दवा की वजह से उसके अंदर कब्जियत बढ़ गया, उस वजह से उसको फाइल्स की शिकायत करना होगा। तो कभी मोचिरस चेंज करके उसे एक लाइट लैक्सेंटिव ऐड करना, ये सब आपके के जैसे खेलना है। एक बार रिपीट करूं, बोल रहा ड्रग देखो, शरबत में शरबत अंजिबार है, मधु आमला है, 2 चीज आपको कॉमनली इस्तेमाल करते ज्यादातर। एक बेहतरीन हाबिस काबिजों में सबसे फर्स्ट डिग्री है मशरूब आमला या शरबत आमला, शरबत अंजिबार, शरबत अंजिबार दे। अब दूसरी चीज जो है इसके अंदर टैबलेट के तौर पे, कुर्स के तौर पे कुर्सकुस्ता मरजान है, अब्बे मरवारी दे, कुर्सकुस्ता जरोल है, हाबिस है, बंदिश खून है, ये सब 2 बीडी देख के कोई भी एक बीडी चला सकता। माजून में सुबह भी दिलोर आपको इस लग रहा है थोड़ा मेथाइटिस या इंफ्लेमेटरी कंडीशन है या सर्विस है उसके साथ में, तो देबी दिलोर सुबह दे दो 10 ग्राम, और रात में माजून मोचिरस या माजून सुपारी पाक दे दो, आबिस का दो।
अगर उससे ज्यादा कब्जियत हो रही है तो उसको चेंज करके जवारिश आमला दो रात में। जवारिश आमला से आवाज नहीं आ रहा हिना कौसर, समझ में नहीं आ रहा बोल रहे अब्दुल्ला, सही है क्या आवाज? जी सर, आवाज सॉरी। आवाज आ रही है सर। हाँ कुछ लोग बोला समझ में नहीं आ रहा। मैं फास्ट बोल रहा है। आवाज आ रही है। ओके ओके, आपको आवाज कट रहा है, शायद उन लोगों का रेंज का मसला होगा, ब्रेकिंग होगा बोल रहे। थोड़ा सा सर साउंड में सफरा छिड़क दीजिए। थोड़ा सरस का सफा छिड़कना पड़ेगा। अच्छी बात। बल्कि भी याद ठीक है रखो, सर। इसमें आपकी जहन काम करना जरूरी है। मेरी जहन इसमें तुम इस्तेमाल मत करो। मेरी जहन एक इंफॉर्मेशन आपको दिया, आपकी नॉलेज आपकी तजुर्बा है, याद रखो, नॉट माई टॉक या मेरी स्पीच नहीं। तो इसमें मजीद अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहे, पेशेंट बोल रहे लाइफ थ्रेटनिंग, इतना हेवी फ्लो हो रहे, तो कैप राल 2BD या कैप उम्मा जदीद 2BD, ये दोनों का काम एक ही, लेकिन राल है ऊपर आते उसके नीचे कैप, दोनों का कंडन के अंदर राली है और पिटकिनी भी है, ये 2BD। दूसरी चीज, इंतहाई किस्म की आबिस के तौर पे सफूफ इस्तिहाजा बल्कि पाउडर आता है, अंदर का भी है और अरमस का भी, सफूफ इस्तिहाजा, उसके अंदर माजू वगैरह है, वो भी ब्लीडिंग को भी रोकता है, यूट्रस की मूवमेंट को भी ये कम करता है, वो 1 स्पून BD। और इसके साथ में अगर आपको जो भी आपके एसोसिएटेड सिम्टम है, सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए। कभी कभी याद रखो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एनीमिया की वजह से भी होता है। एनीमिया की वजह से भी सफूफ इस्तिहाजा एक पाउडर है, सफूफ इस्तिहाजा, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला हिस्टेक्टमी करना, डेट दे दिए। मैं बोला डेट जाएंगे, अब 2-3 महीना मुझे दो, काटने के लिए सब डॉक्टर तैयारी है, सब ऑप्शन बहुत है काटने वाले, तो जो ऑप्शन ज्यादा रहते हैं उसको साइड में रखो बोलने का। तो हमारे ट्रीटमेंट 3 महीना करो, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा तो यू गो कंटेंट, उसको ठीक दो, कोई मसला नहीं। तो ये ओवर ब्लीडिंग की मैनेजमेंट हो गई। अब ये ओवर ब्लीडिंग मैनेजमेंट को आप बस ये अगर परफेक्ट हो गया तो ये परफेक्शन आप मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ स्टॉप इसलिए कर रहा है कि अभी 1.5 घंटा हो गया, फिर लाइट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा रेंज भी करेक्ट नहीं है, कुछ डाउट वगैरह है तो 10 मिनट मैं रहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक गायनेकोलॉजी खासतौर से अपने ग्रुप में लड़कियां बहुत है, सब इंशाल्लाह बेहतरीन यूनानी के थ्रू सब गायनेकोलॉजिकल इश्यू हम लोग ट्रीट करेंगे, गायनेकोलॉजी के थ्रू ही यूनानी के नाम रोशन करेंगे हमारी लेडी सतीबा या हुक्मा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर एक क्वेश्चन है, आपने पीसीओडी में कहा कि सर दर्द खुशक मेडिसिन देनी है, राइट सर? लेकिन Yes. सर इसमें ये है Yes. कि सेकेंडरी एमोनीरिया हो जाता है, कंप्लेंट है, मतलब पीसीओडी पेशेंट में मैक्सिमम होती है, तो हम तहरीक कब दे देंगे और तस्कीन कब दे देंगे सर, प्लीज आप ये बताइए। सेकेंडरी एमिनोरिया नहीं सर, पीसीओडी में आपने कहा सर दर्द खुशक मेडिसिन देने हैं। हेलो Yes. सर जी, आपने yes. जी, लेकिन इसमें ये कंप्लेंट है पीसीओडी पेशेंट में उनको सेकेंडरी एमोनीरिया होता है, तो हम उस टाइम तहरीक कब दे देंगे और तस्कीन कब दे देंगे सर, प्लीज ये आप क्लियर कर लीजिए। एग्जैक्टली, पीसीओडी बेसिकली लास्ट आउटकम है, वो मतलब समझो एक अलामत है वो, उसके साथ में इरेगुलर ब्लीडिंग भी आते हैं। अब इसमें याद रखने का, इसमें फर्स्ट निरंतर दवा इस्तेमाल करने का, अगर पीसीओडी के साथ में अगर सपोज हमने पीसीओडी नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी हम कब देखता है, स्कैनिंग के थ्रू। स्कैनिंग की अगर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, सपोज वो हमने एक टूल इस्तेमाल किया, इसलिए आया यूएसजी की वजह से। पीसीओडी हमारे कंसेप्ट में नहीं, पेशेंट है सेकेंडरी एमिनोरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकेंडरी एमिनोरिया को ट्रीट करेंगे। वो सेकेंडरी एमिनोरिया एक बार ट्रीट हो गए सपोज, यानी कि पीरियड रेगुलर में आ गए,
तो शायद वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो पीसीओडी को हम कह देंगे अमराज शिरकी है, वो अमराज शिरकी अपने आप चले आएंगे, इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं। पीसीओडी अलामत है, याद रखो पीसीओडी अलामत है। तो शायद इसको अगर आप ट्रीट कर लिया, जैसे कहते हैं ना क्या, कोई औरत क्या दुनिया में सबसे ज्यादा, कोई भी एक बॉडी में सबसे ज्यादा चेंजेस फिजिकली साख्ती और कैफियत के हिसाब से, दोनों मादियत और कैफियत के हिसाब से सबसे ज्यादा चेंज होने वाली वाहिद एक जगह है ओवरी। बाकी कई जगह पे हार्ट हमेशा साथ में मूवमेंट होता है, लेकिन ये जो एरिया में ऑन की ऑर्केस्ट्रा, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सब चीज की सबसे ज्यादा ऑर्केस्ट्रा इफेक्ट होते हैं ओवरी के अंदर। और फिजिकली भी सबसे ज्यादा चेंजेस प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी या सेक्रेटरी, प्री सेक्रेटरी, ये सब बोल के 7 7 7 7 4 7, अगर 28 पीरियड के अंदर 7 डेज की उधर माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखेंगे ओवरी के अंदर, तो 7 7 7 4 जमाना उधर भी है, 4 मौसम उधर भी है, 4 पहर उधर भी है। तो वो सब चीज ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या बॉडी की वजह से होते। तो अगर वंस वहां अगर सही कर दिया, ऑटोमेटिकली पीसीओडी या जो उससे सब्सिक्वेंट रहते हैं वो सबसेड हो जाए, क्योंकि पीसीओडी हमारे सामने आ रहा है यूएसजी की वजह से। यूएसजी अगर नहीं रहता, पेशेंट सिर्फ एक ही कंप्लेंट आएंगे, मुझे पीरियड रेगुलर कर, तो सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान, इट विल बी ऑटोमेटिकली ओके। और कितने टाइम लेना है नाजिमा, दिस इज ऑल डिपेंड, लाइक ये सब ट्रीटमेंट हमेशा, वालेकुम, ये ट्रीटमेंट हमेशा रखने का अक्सर पूछते हैं डॉक्टर कितने दिन चलाना है, ये दिन वगैरह डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी एंड द क्रोनिसिटी ऑफ द डिजीज। और गायनेक के अंदर हमेशा मैं समझता हूँ 6 मंथ पेशेंट को पहले बोलो तुम्हारी पीरियड या मेरी एक दवा से, 2 दवा से, एक दिन में, 1 महीने में अगर अच्छा हो गया बोल के दवा बंद मत करो, तुम्हारी इस चीज को पटरी में चढ़ने दो, फिर थोड़ा आगे जान दो, फिर बंद करो। ऐसा नहीं कि खा लिया पीरियड आ गया बंद कर, ऐसा नहीं। मरीज को बोले 1 2 3 पीरियड दवा से आन दो, उसके बाद जब आप दवा बंद करने के बावजूद भी पीरियड रेगुलर ऐसा लग रहा है, देन यू स्टॉप इट। ओके, बोल अब्दुल्ला। हेलो, हाँ सर, शुक्रिया आज के आपका जो लेक्चर है एक्सीलेंट। उसमें जो आपने एक बात बताया, वो पूरे जितने भी पॉलीमेनिया, डिस्मेनिया, डीयूपी वगैरह जितना भी जो भी डिसऑर्डर है, उसके अंदर आपने जो बताया है कि कुव्वत दाफिया का बढ़ जाना और कुव्वत मासिका का कम होना, ये सबसे मेन सबब है। ये मतलब आज के लेक्चर की आपका खुलासा है ये। उसमें अब मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि कचनार छाल का जो इस्तेमाल है, जैसे आयुर्वेद वाले अशोका का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो है तो जितने भी पीसीओडी वगैरह फाइब्रॉइड में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो उसके ताल्लुक से बताइए सर, कचनार छाल। ये जो एक्चुअली इसका जो मिजाज क्या है जी, उसकी मिजाज सर्द खुश्क है। तो मैंने आपको ये चीज बताया कि बेसिकली गायनेक के अंदर भाग के कौन आता है, ज्यादातर कसरत तम्स और ये सब इश्यूज के अंदर, और बहुत ही कम आते हैं कि वो आने का तो आन दो हिसाब से। लेकिन ये चीज में सबसे ज्यादा ये छाल इस्तेमाल करने की वजह उसमें क्या लिखा है मालूम, जैसे अपनी यूनानी की मुफरद किताबों में जैसे अशोक छाल उठा के देखो, सबसे पहले लिखा है मुकव्विए रहम, उसको वजाहत नहीं किया। अभी हमने पढ़ा है कि कई जगह पे डॉक्टर साहब ये मुकव्विए कल्ब है, ये मुकव्विए कल्ब पढ़ के मत रखो। मुकव्विए कल्ब से मुराद क्या, ये तस्कीन देता है क्या, तहरीक देता है क्या, किस लिहाज से वो तकवीत दे रहे। तो वो मिजाज के इतिबार से अगर देखा जाए तो सर्द अगर खुश्क है तो ज्यादातर मस्कुलर, ज्यादातर गायनेकोलॉजी की इश्यूज के अंदर, पॉलिसिस्ट के अंदर भी और फाइब्रॉइड के अंदर भी, कसरत तम्स के अंदर भी, और ये प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, ये तमाम जगह पे ये काम करता है। इसीलिए इसको कसरत की इस्तेमाल की वजह से उसको मुकव्विए रहम नाम दिया गया, इसलिए लोग हर चीज में वो डालता है, समझा। जैसे हमने कोई दवा अगर समझो हर जगह पे उसको, ये जो हमने मुफरदात में हमने इसकी वजाहत नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है कि ये मुकव्विए असाब है, मुकव्विए दिमाग है, मुकव्विए रहम है। लेकिन क्यों वो मुकव्विए रहम है, कैसे वो मुकव्विए रहम, एक सवाल हमने पूछा नहीं हमारे उस्तादों से, इसलिए हम लोग आजकल पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके अब्दुल्ला,
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक डाउट है सर। एक पेशेंट, एक 35 इयर्स की फीमेल पेशेंट, उसको इतना हेवी ब्लीडिंग होता था, वो एक यूनानी डॉक्टर के पास जाके वो ट्रीटमेंट ली थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं हुआ, तो वो लोग डॉक्टर के पास, एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए थे, गायनिक के पास, तो उन्होंने क्या किया, कॉपर टी रख के छोड़ दिया। कॉपर टी रखने के बाद भी उसको मंथली जो हेवी फ्लो था, अब वैसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक मंथ में 2-3 बार तो उसको हो जाता है। अब वो लोग क्या बोलेंगे, 35 इयर्स रहने की वजह से, कम एज रहने की वजह से अब हिस्टेरेक्टोमी की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो जरूर इसको हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। ये हेवी फ्लो की वजह से उसको सिवियर एनीमिक हो जाती है, वो बार बार। कम एज है उसकी और उसको इतना मतलब 7-8 साल से इसको हेवी ब्लीडिंग है सर। क्या इसको इसमें कैप्सूलराल और जो आपने कहा है हुमा जदीद और ये 100%। अंजबर। सुनो, पेशेंट की एज क्या है? 35 सर। पेशेंट की एज अगर 35 है तो याद रखना उसके अंदर मतलब शिन्न शबाब के, मतलब औरतों के हिसाब से शिन्न शबाब के आखिरी मरहला है वो। जी सर। तो ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर साहब ने बोला फ्यूचर में आपको सर्जरी करना है, ऐसा थोड़ी है कि सर्जरी करना जरूरी, अगर नहीं है तो क्या को करने का। सब लोग इसको उसको आपको इंसिस्ट कर रहे हैं। सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करो, मुसलसल 3-4 महीना उसको इस्तेमाल करो। गर्म, जितना आप सर्द खुश्क दवा दे रहे उतना इम्पोर्टेंट है उसकी गर्म खुश्क दवा या गर्म खुश्क तदाबीर से दूर रखना भी, ये भी याद रखना। जी सर। जैसे आपने फूड पॉइजनिंग की वजह से वोमिटिंग हो रहे हैं, उसके लिए आप काइनिल वगैरह खा रहे हैं, फिर भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, फिर भी पॉइजन होगा, वो फूड पॉइजनिंग। जितना आप तदाबीर बता रहे उसकी दोनों पहलू बता देना, तभी आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। जी हेलो शुक्रिया सर। सर साथ में एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। यस, थैंक यू डॉक्टर, बोलिए। सर जितने भी मतलब गायनोकोलॉजिस्ट ये है, मतलब गायनी पेशेंट आते हैं मुझे, तो साथ साथ में मैं उनको लिवर टॉनिक यानी कि जिगर की इस्लाह जरूर करती हूँ। जैसे आपने कहा कि सर्द और खुश्क लिवर के लिए मतलब बहुत अच्छा है, तो लिवर की इस्लाह जरूरी है। और जिन पेशेंट को मैंने ये किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया है मुझे। उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? ये जो जिगर का जो मिजाज है, बेसिकली जिगर का मिजाज आर याबी से सबसे ज्यादा गर्म मिजाज क्या है पूरी बदन में? जिगर ही है। अब जाहिर सी बात है, तो वो हिसाब से तहरीक का जो इश्यू है, तहरीक का इश्यू ज्यादातर जिगर से कनेक्टेड है। अगर किसी को अगर इधर ब्लैकनेस आ रहा है चेहरे पे, एक इतराक आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो सफरा हो गया, उसके बाद में इतराक होके सौदा में कन्वर्ट, तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिगर का इस्लाह करके स्किन को भी सही कर सकते। जैसे आपने जो किया, जैसे जिगर का इस्लाह करके गायनेकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज में इसलिए कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादातर हार्मोनल इश्यूज भी जिगर से कनेक्टेड है, क्योंकि जिगर इज अ मिक्स्ड ग्लैंड है। ये गुदद दरकिया और गैर मतलब गैर नाकिला, क्या बोलते हैं इसको, डेक्टलेस एंड डेक्टफुल ग्लैंड जिसको कहते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्सड ग्लैंड कहते हैं जिसको जिगर को। इसलिए जिगर को मतबख खाना भी कहते, किचन है वो। अगर एक बार किचन सही रहे तो सब कुछ सही हो जाता। तो वो इतिबार से दैट आल्सो वन साइड ऑफ अलग ट्रीटमेंट है, आपको उसको भी मद्देनजर रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सर एक फीमेल पेशेंट है सर, मैम बोले। हाँ, लेडीज फर्स्ट। यस यस सर। सर यूट्रस स्मॉल रहता ना सर, उसको करेक्ट कर सकते क्या सर? क्या क्या सर स्मॉल यूट्रस को करेक्ट कर सकते क्या सर? सी इफ इट इज कनेक्टेड टू अमराज खल्की, जैसे नलिफाइड यूट्रस कहते हैं, या साइज में एट्रोफी, जैसे क्लिंग्स फेलिंगसन सिंड्रोम बोलते हैं, लड़कों में होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं हुआ अभी तक, तो वो एक एक्सेस वाई क्रोमोसोम का इश्यूज रहते हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट हमारे भी आता है, लेकिन अगर हम उस इतिबार से देखेंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम प्योर यूनानी इतिबार से देखेंगे तो वहां तहरीक की जरूरत पड़ती है। क्या है तहरीक? तहरीक से मुराद आप असराकी दो, माजुन फलासफा दो, माजुन पंबदाना दो, गरम तर एंड गरम खुश्क, उसमें सबसे बेहतरीन दवा है गरम तर दवा दिया करो, उससे खून भी बढ़े, उसकी साख भी बढ़े, उसकी साइज भी बढ़े। ओके जी सर। ओके, शुक्रिया सर। शुक्रिया। हो गया माशाल्लाह। सब 102 डॉक्टर 2 घंटा चुपचाप बैठे, बहुत बड़ी बात है।
अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। जी सर, ये पूछ रहे थे कि एक फीमेल पेशेंट है। हाँ बता। हाँ सर, एक फीमेल पेशेंट है, अनमैरिड है, और उसके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। पीरियड टाइम पर ही होता है, रेगुलर होता है, लेकिन 8 कई दिन चलता है। और सर अगर अल्ट्रासाउंड की बात ना करें तो उसको ये प्रॉब्लम थी, तो तब के हिसाब से जो ट्रीटमेंट था, इसमें सेलानिल वगैरह, राल, कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया था, तो उस 3 महीनों का रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाकी अल्ट्रासाउंड की बात करें तो उसको पोस्टीरियर वॉल में फाइब्रॉइड शो करता है, और उसके लिए बाकी मेप्सिल वगैरह सब दिया। तो सर क्या कर सकते हैं ब्लीडिंग को शॉर्ट करने के लिए? अगर रोकने की कोशिश करते हैं सर, अगर रोकने की कोशिश करते हैं उसका बीपी बढ़ जाता है। यस, ऋतु भी है वो। एज क्या है पेशेंट का? ऋतुबत एज सर उसकी होगी 20 आसपास। ये मर्ज ऋतु भी है वो। 25 के आसपास एज। मर्ज ऋतु भी है वो। एक्चुअली उसमें जी थोड़ा सर। सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करो। अब्बे कभी नौशादरी 2 बीडी दो। हब्बे कबीर नौशादरी, जी सर। उसके साथ में देबीदुलवर 1.5 चम्मच मॉर्निंग। जी सर। मेरा मरवारी 3 ग्राम दोपहर में या इवनिंग में। जी सर। और कैप उम्मा जदीद चलने दो 1 बीडी। जी सर। और शरबत अंजीबार 2 टीस्पून बीडी। अभी ये चलाओ। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है ना, तो उसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं, मैक्सिमम कितने डेज, मतलब कितने मंथ्स के लिए दे सकते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी मेरे अभी पेशेंट में आपको बताओ, मेरे गायनेक में 6 महीना 1 साल पेशेंट कंटिन्यूस राल मोचिरस खाता है। दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ हार्मोनल या सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए बोल के मैंने उनको बोला भी जाकर ये करा डालो, लेकिन फिर भी पेशेंट बोलते डॉक्टर साहब आपकी दवा से हमको कोई नुकसान नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग इसमें ही रहेंगे बोल के, तो मेनोपॉज तक खाएंगे बोल के। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। खाली पेशेंट को याद रखने का, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अगर ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मेन चीज वही याद रखें। कॉन्स्टिपेशन का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे तो कितने भी दिन आप उसको कंटिन्यू कर सकते। जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नाज़िमा। सर बोलिए। अच्छा बोलिए। अगर पीसीओडी विद एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया रहा तो सर्दो खुश्क दवा कैसे दें सर? देखो पीसीओडी एक मसला है। अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं पीसीओडी पीसीओडी बोल के। मैं पेशेंट को मजाक में क्या बोलते हैं मौजूद, पीसीओडी क्या, एसटीडी आईएसटी बूथ सब मैं जानता हूँ, लेकिन पीसीओडी मैं नहीं जानता हूँ। वो वर्ड को साइड में रखो, प्रॉब्लम बोलो। पीसीओडी बीच में क्यों आ रहा है? पीसीओडी से अगर आपको वीजा नहीं मिल रहा है, अगर आपको रेशन नहीं मिल रहा है, आपको बस टिकट नहीं मिल रहा है, तो पीसीओडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओडी सेकेंडरी है, ये इसके ऊपर मत पकड़ो। पेशेंट को बोलो पीसीओडी, बोला डॉक्टर मुझे पीसीओडी, आपको कैसे मालूम पड़ा? वो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर के पास क्यों गया? मेरे शादी होके 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी है, वही से स्टार्ट करने का, या फिर हेवी ब्लीडिंग है, या ब्लीडिंग नहीं हो, उसको करेक्ट करो तो पीसीओडी अपने आप सही हो जाता। अभी बारिश गिरा है, बारिश की वजह से रुतूबत है, तो तुम्हारी घर के सामने पूरा पूरा घास उग रहा है, आलतू फालतू घास उग रहा है, कुकुरमुत्ते उग रहे हैं, फंगस आ रहा है। अब हम लोग का डिस्कशन हो रहा है बारिश और धूप के ताल्लुक से। तो किसी ने बोला यार हमारे घर के सामने बहुत सारे चीज उग रहा है इधर, मतलब वो उगने दो। वो बारिश का कंटिन्यूस वहां पानी रुकने की वजह से फंगस या काई जमा हुआ है। वो आप ये चीज को अगर सही करेंगे, बारिश को या रोशनी को, तो अपने आप सूख जाएंगे वो। आप उसको कोई आदमी को रख के निकाल दिया पूरी की पूरी घास को, सुबह शाम बारिश अपने तरफ गिर रहा है, धूप अपने तरफ जा रहा है, तो आपका सिलसिला जारी रहेगी। इसको बीच में मत लाओ। बीच में कब लाओ? अरे भाई बारिश रोक दिया, सूरज की रोशनी आ रहा है, माशाअल्लाह, अभी घास जैसे समर में एकदम गर्मी के मौसम में सूखा होता है, ऐसे सूख गया, अभी कुछ नहीं उगेंगे, बिंदास रहो, घर जाओ। ये रवैया रखो ना। ये हम लोग पेशेंट भी हमारे दिमाग ये खाते हैं, क्योंकि कितने पेशेंट है मेरे पास मालूम, सब ठीक हो गया, पीसीओडी हो गया, उसकी प्रॉब्लम क्या था मालूम, इनफर्टिलिटी केस, उसके बच्चे भी हो गए, 4 बच्चे हो गए, वापस आके क्या पूछते हैं मालूम, डॉक्टर साहब मेरा पीसीओडी का क्या प्रॉब्लम, अभी वो सही हो गया होगा क्या? बोले यार तुम आया पीसीओडी के लिए नहीं,
तुम आया था इनफर्टिलिटी के लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सही हो गया, तुम अभी भी अटका हुआ पीसीओडी के ऊपर। बोला आपकी पीसीओडी की वजह आपके रिपोर्ट है, रिपोर्ट फाड़ डालो, पता मत, ये हिसाब से ट्रीट किया करो। सर एक पेशेंट है 40 ईयर है उनको, और ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था एकदम 6 मंथ से। तो कितना एज? 40 ईयर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था 6 मंथ से, नहीं हो रहा था। उसकी वजह से पूरी बॉडी में सीवियर बॉडी पेन और उठ नहीं पाते थे। तो उनको सर मोचरा, सुपारी पाक, आंवला और दविदुल वर्ड दिया ना, तो उनका ब्लीडिंग सर स्टार्ट हो गया, मतलब मेंसेस स्टार्ट हो गया सर। अच्छा, ब्लीडिंग बंद हो गया था फिर स्टार्ट हो गया बोल रहे? हाँ नहीं सर, 6 मंथ से उनको मेंसेस हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में दर्द बहुत ज्यादा था, शदीद पेन होता था, तो कुछ काम नहीं। 40 ईयर सर। तो उनको सर ये स्टार्ट हो गया। यस सर, ये मोचरा, पार्क और तो दैट इज दे सकते हैं सर, मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। दैट्स गुड एनीवे। अगर इफ इट इज गैर तबीयत तौर पे रुक गया तो वापस 1-2 साल अगर पीरियड वापस आ गया, जैसे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोन टैबलेट देते, थोड़ा 2-3 साल और आगे पीरियड बनाते, वो हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कंटिन्यू कर सकते हैं सर पीरियड। यस डेफिनेटली। सर अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेकेंडरी में सर एक पेशेंट है, तहरीक देते हैं, जब तहरीक देते हैं तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो फिर वो भी कंटिन्यू रहती है, तो उन केसेस में कैसे करना है सर? ये अक्सर होते रहते हैं कभी कभी पेशेंट को। कभी कभी क्या करो, ये ट्रीटमेंट जब करते तो 2-3 महीना कंटिन्यू रखने का, और पीरियड की फर्स्ट 2-3 डेज खाली पेशेंट को बोलने का दवा रोक के रखो, फर्स्ट 2-3 डेज जो डेट के हिसाब से। बाकी जितना जो वो उसको तो मालूम नहीं रहता डेट की, जब कंटिन्यूस हो जाते फिर भी उनको बोला अंदाजन वो पीरियड की वो डेट में फर्स्ट 3-4 डेज दवा को स्टॉप करो, बाद में दवा चालू रखो, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी। कभी कभी इस दौरान अनीमिया एक अगर इश्यूज रहा तो भी पीरियड में इरेगुलरिटी आते, वो कभी कभी कुछ लोग आते हैं जिससे सिर्फ होमियाई देने से डॉक्टर साहब पीरियड बहुत देर तक चलता था, अभी जब से होमियाई का पीरियड रेगुलर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन को भी करेक्ट करना साथ में जरूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। एक पेशेंट है 51 ईयर ओल्ड सर। एक पेशेंट है सर, उनके ना कजीब में खमीदगी है सर, थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो उनको मैंने एक नुस्खा दिया था, अपना पोस्ट अनार और गुलाब के फूल और मसूर की जो मसूर होती है, तो उसका मैंने उनको तीला लगाने के लिए दिया था, तो उन्होंने लगाया, बट वो थोड़ा सा अंदर जो हार्डनेस थी वो खत्म हो गई है, बट जो खमीदगी थी सर वो खत्म नहीं हुई। अच्छा, अपन इसमें इसके ताल्लुक से एक टॉपिक ही हम लोग को पीछे आ रहा हो जी अभी राइट नाउ, तुम सिर्फ एक काम करो, रोगन खरातीन लगाओ बोलो। ओके ओके सर, क्योंकि अभी इसके रोगन खरातीन या रोगन वो सब अपन तफसील से इंशाल्लाह ये सब आएंगे। अभी माशाल्लाह 2 घंटा सब लोग ने 95-100 डॉक्टर सर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ सर, एक सवाल आखिरी छोड़ के जा रहा हूँ सर। यूनानी में कंट्रासेप्टिव के तौर पे जो है तो कुछ एक बताइए, और रत्ती का इस्तेमाल है क्या कहीं? कुछ मेरे पढ़ने में आया था, रत्ती गूंज रत्ती समझा नहीं। रत्ती गूंज। अच्छा। ये को इसमें देखो बहुत सारे जो वास्ट रीडिंग में मुझे बहुत सारे चीज मिला, कुछ जगह पे मिला है कि जो अपना क्या नाम है उसको में से तेल निकलता है, कैस्टर ऑयल, कैस्टर का सीड आता है ना। ओके। वो बताए कि एक सीड अगर खिला दिया तो 1 साल तक मतलब अच्छा नहीं होगा, दो खिलाए तो 2 साल, ऐसे बहुत सारे। लेकिन साइंटिफिकली हम अगर किसी को बोल दिया तो बोलेंगे यार यूनानी वाले कौन सी दौर के, तो वो एक्चुअली यूनानी में ऐसा खास कोई कंट्रासेप्टिव के तौर पे नहीं है। बस इतना है कि बॉडी को, पार्टनर की बॉडी को गर्म रखने वाली कोई दवा दे दिया तो चांसेस हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम सर। एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट। हेलो, हाँ सर, एक पेशेंट आई, मेरा फीमेल पेशेंट है। हाँ फीमेल, 42 इयर्स उनका एज है, और वो सोनोग्राफी करके आई,
तो वो बोली मेरे को फाइब्रॉइड है। मैं बोला भाई तुमको तकलीफ क्या है वो बोलो। हाँ, तो वो बोली कि मुझे ब्लीडिंग तो होता है नहीं, फर्स्ट डे होता है और स्पॉट होता है बस। मैंने हेमोग्लोबिन चेक किया, हेमोग्लोबिन 9 पॉइंट समथिंग था, 9.5 था। हाँ, और मैं बोला कि कुछ दर्द वगैरह है क्या आपको? तो बोले हाँ दर्द नीचे रहता है, मैं दवा स्टार्ट की हूँ, दर्द कम है लेकिन मेरे को फाइब्राइड है। तो मैं बोला फाइब्राइड छोड़ दो, आप तकलीफ बताओ अपना। तो मेरे हिसाब से सर ये जो है बारिद है या गर्म रहेगा? देखो अभी इंशाल्लाह अपने टॉपिक तो फाइब्रॉइड के ऊपर मजीद टॉपिक आने वाले कि फाइब्रॉइड किसको होते हैं, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। फाइब्रॉइड बेसिकली दम्भी लोग को और बलगमी लोग को ज्यादा होता है, क्योंकि ये चीज अक्सर जो बलगमी में और दम्भी में फाइब्रॉइड ज्यादा होता है, क्योंकि फाइब्रॉइड एक समझो एक किस्म का फ्लशी है, वो गोश्त नुमा है। सिस्ट ऐसा नहीं, सिस्ट बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। दोनों के मिजाज में ही फर्क है, दोनों की साख में फर्क है, दोनों की क्वालिटी में सब फर्क है। यहाँ आपको सिर्फ सर्द खुश्क दवा यहाँ भी इस्तेमाल करना है बेसिकली, फाइब्रॉइड के अंदर भी। और सिस्ट के अंदर बेसिकली गर्म दवा इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ज्यादातर रुतूबी रहते पीसीओडी और हार रतब मर्ज है एक्चुअली फाइब्रॉइड। तो उसके हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सर्द खुश्क दवाई इसमें भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी साइज कम हो जाएगी। और इट इज अगेन डिपेंड अपॉन, जैसे कि गुंगची सफेद है, गुंगची सफेद गुंगची वो सब आता है अलग अलग, वो बाद में बताएंगे अपन इंशाल्लाह। तो यहाँ याद रखो, अगर सपोज आप जैसे आपने जवाब दिया मरीज को फाइब्रॉइड का 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका रहने दो। मैं पेशेंट को बोलता है कि अभी तुम 1-1, 2-2, 1.5 किलो का बच्चा तुम्हारी यूट्रस में लेके तुम घूमते 9 महीना, अगर ये बड़ा साइज भी रहा, आपको कोई तकलीफ नहीं तो रहने दो। आफ्टर मेनोपॉज के बाद में धीरे धीरे कॉपरे के जैसे सूखते खुश्क हो जाएंगे, तब तक आपको रुकना है। तो सर्जिकल प्रोसीजर 3 टाइम पे जरूरत पड़ती है। सर्जिकल प्रोसीजर कौन सी है? हेवी ब्लीडिंग, सीवियर पेन, एक्सटेंसिव ग्रोथ। ये 3 चीज अगर है देन लेट देम गो फॉर ए सर्जरी। नो ग्रोथ, नो पेन, नो ब्लीडिंग, पेशेंट को बोलने का तुम बर्दाश्त कर लो, वो ऐसा चेकअप भी मत करो, भूल जाओ ऐसे। सिम्टम है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। 2 घंटा हो गया, आवाज भी बैठ रहा है।